अभिवादन स्वीकार करिए। दरवेश आनंद का लोक असर में आपका स्वागत है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चर्चा जब भी होती है, आदिवासी समाज का उल्लेख अनिवार्य रूप से सामने आता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि सदियों से जल जंगल जमीन के साथ जीवन जीने वाला यह समाज आज किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और आधुनिक विकास की दौड़ में इसकी परंपराएं, पहचान और अधिकार किस स्थिति में हैं। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है आदिवासी समाज के आदिम भाषा शोधकर्ता, गोंडवाना इतिहासकार, साहित्यकार, चिंतक और सामाजिक परंपराओं के गहन अध्येता भरत लाल चैनल जी लोक असर में बहुत स्वागत है जी। सेवा साहब, हम चाहेंगे कि एक छोटा सा परिचय जी हमारे दर्शकों के लिए आपका हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, परिचय के दृष्टिकोण से मैं शासकीय सेवा में था। 2007 में रिटायर हुआ। सेल्स टैक्स ऑफिसर था रायगढ़ में, वहाँ से रिटायर हुआ। प्राथमिक शिक्षा यहीं राजनांदगांव में हुई। मेरी पैदाइशी की तारीख 12 जनवरी सन 1947 है और उस हिसाब से प्राथमिक शिक्षा यहीं राजनांदगांव में और मैट्रिक भी राजनांदगांव में। उसके बाद की पढ़ाई करने के लिए मैं जबलपुर में महाकौशल कला महाविद्यालय में रहा। 65 से 70 तक वहाँ छात्रावास में रह करके MA भूगोल में मैंने डिग्री प्राप्त की। उसके उपरांत लोक सेवा आयोग की परीक्षा 1970 में अपेयर हुआ और अपेयर होने के बाद जनरल कैटेगरी में मैं सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ। जनरल कैटेगरी इसलिए कहना चाहूँगा कि राजनांदगांव तहसील नोटिफाइड नहीं था। नोटिफाइड नहीं होने से ट्राइबल का सुविधाएं नहीं मिलती थी, नहीं मिलेगी ऐसा था। इसके चलते मुझे कंपटीशन में सामान्य श्रेणी में ही मतलब प्रवेश मिला था। 73 में ये प्रतिबंध हट गया। 73 पहले ही चूँकि मैं PSC में बैठ गया था और प्रथम प्रयास में ही मैं सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर की हैसियत से रायगढ़ में ही पदस्थ हुआ। अप्रैल 73 में ज्वाइन किया रायगढ़ से और अनेक शहरों में रहते हुए अंत में दमोह मध्य प्रदेश में मैं वर्ष 2000 के आसपास रहा। 2000 के बाद जैसा ही स्टेट बाइफर्केशन हुआ, मेरा स्थानांतरण दमोह मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हो गया और छत्तीसगढ़ में फिर मुझे सेवा करने के लिए रायगढ़ सर्किल ही भेजा गया, जहां मैं 2001 से 2007 तक लगातार 6 वर्षों तक सेल्स टैक्स ऑफिसर, उस समय कमर्शियल टैक्स ऑफिसर कहा जाता था। अब आजकल तो कमर्शियल टैक्स भी ख़त्म हो गया, अब GST आ गया है उसके स्थान पे। और वहाँ सेवाएं देने के बाद 2007 में रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ आकर के सामाजिक सेवा में जुड़ करके आदरणीय सुनेर सिंह ताराम के साथ जुड़ करके गोंडवाना दर्शन पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य करने लगा और समाज के विभिन्न सभा सोसाइटियों में जा करके अपने विचार सामाजिक भरत लाल कोर्राम जी का परिचय। अब हम सवालों की ओर रुख करते हैं। तो कोर्राम साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आदिवासी समाज के अध्ययन और लेखन की ओर आपका रुझान कैसे हुआ, कैसे बना? मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि परिचय के रूप में कि रिटायरमेंट के बाद मैं गोंडवाना दर्शन पत्रिका के संपर्क में आया, जिसके संपादक सुनेर सिंह ताराम थे। वो समय समय पर मुझसे भेंट किया भी करते थे। तो उनके संपर्क में आने से सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से और यूँ कहिए कि समाज की जो धारा है उसमें जुड़ने का एक अवसर मिला उनके साथ रहने से।
आपने आदिवासी समाज पर शोध और लेखन को ही अपना विषय क्यों किया? आदिवासी समाज के लिए 1985 में ही ये गोंडवाना दर्शन जो पत्रिका निकली, उसमें मुख्य रूप से जनजाति समाज जो है, आदिवासी समाज के लिए ही गोंडवाना दर्शन पत्रिका निकली थी क्योंकि उस समय विशेष में किसी प्रकार की पत्रिका पूरे प्रदेश में, मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष में मेरी जानकारी के अनुसार नहीं था जो कि जनजाति समाज को रेखांकित करके कोई पत्रिका निकाले, विशेष करके गोंड समाज के लिए, कि गोंड समाज यहाँ सदियों से इस भारतवर्ष की भूमि में रहता आया है, इसलिए वो हमारे गोंडवाना दर्शन का एक विषय आदिवासी वस्तु। समाज को आप भारत के इतिहास में किस रूप में देखते हैं? देखिए, आदिवासी समाज को आज की तारीख में आज़ादी के बाद जनजाति के रूप में स्थापित कर दिया गया है। आज़ादी के पूर्व यहाँ पर जो आज की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी, उनको मूल निवासी कहा जाता था और कहीं कहीं उन्होंने ये यहाँ के प्राचीन निवासी हैं, इनकी अपनी एक अलग प्राचीन भाषा है, इनकी अलग अपनी इनकी रहन सहन है, इनकी अपनी एक अलग रीति रिवाज और परंपराएं हैं। इस कारण गोंड समाज जो है अन्य जनजातियों से एक अलग स्थान रखती है जनजाति समाज में, और इस कारण हमने गोंडवाना दर्शन पत्रिका में गोंड समाज को एक महत्व स्थान देते हुए पत्रिका निरंतर जारी करते रहे। संयोगवश वो 2014 से बंद हो गई है। आज वो पत्रिका निकल नहीं रही है। ताराम जी का भी देहावसान हो गया है और उनकी पत्नी वर्तमान में कचारगढ़ में निवास करती है। वो प्रयासरत है कि पत्रिका फिर से जारी हो। जी हाँ, बोलिए। तो साहब, आदिवासी समाज की वास्तविक पहचान क्या है? देखिए, जनजाति समाज की वास्तविक पहचान के लिए आपको इस देश में जो ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज लोग यहाँ आए, आने के बाद ही कुछ पुस्तकें या कुछ रचनाएं उनके द्वारा और विशेषकर गोंड समाज के बारे में उन लोगों ने रचनाएं लिखी, जिसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ D.D. चैटरटन को, जो बिशप थे। उसके बाद रसेल साहब भी हुए तुम्हारे, और हैमंड्राफ हुए, और वैगनर महोदय हुए, और कई लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं D.D. चैटरटन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि उन्होंने 1913 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द स्टोरी ऑफ गोंडवाना। ये महत्वपूर्ण किताब गोंड समाज के लिए है, और इस किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि D.D. चैटरटन ने अपनी पुस्तक जो 1913 में प्रकाशित की, जो वह किताब की छपाई लंदन में हुई, और लंदन में छपने के बाद यहाँ आए, उसके प्रथम पन्ने में उन्होंने गोंडवाना के राज चिन्ह का जिक्र किया है। उसको लिखा है, हाथी के ऊपर शेर की जो सवारी है, यह गोंडवाना का राज चिन्ह है। दिस इज द, उन्होंने अपनी किताब उस और फोटो प्रकाशित किया। वो फोटो जो है बैहर के किसी मठ मंदिर से लिया गया हुआ फोटो है, जिसमें हाथी के ऊपर शेर की सवारी है। उसको उन्होंने लिखा है कि दिस इज द क्रेस्ट ऑफ गोंड किंग्स, यह गोंड राजाओं का राज मुकुट है, जिसको हम मोटे अर्थों में कहते हैं कि गोंडवाना का राज चिन्ह है। जी, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो आदिवासी लेखन में, इतिहास लेखन में आदिवासियों को पर्याप्त स्थान मिल पाया है? देखिए,
मैंने पहले ही कहा कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही लेखन का काम शुरू हुआ। वैदिक काल में ब्रिटिश इन लोगों के बारे में, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनके बारे में कहीं भी कोई दस्तावेज हमारी जानकारी में नहीं मिलती है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि पुरातत्व विभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी थे, जो मतलब डायरेक्टर जनरल थे, वो नागपुर में थे या दिल्ली में थे। एक किताब में मैंने पढ़ी है कि उनको संयोगवश आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में जाने का, घोड़े पर चढ़कर जाने का अवसर मिला और एक हिरन का पीछा करते करते एक स्थान पर वो रुक गए और रुकने के बाद वहाँ जमीन को कुरेद करके जब देखा तो उन्हें एक पत्थर का एक सिक्का नुमा कोई वस्तु मिली। उस वस्तु को जब उन्होंने नज़दीक करके देखा तो उसमें कुछ लिखावट उनको दिखी। तब से उसके मन में ये आ गया कि मैं पुरातत्व विभाग का अधिकारी हूँ, क्यों ना इस क्षेत्र का सर्वे करवाया जाए। और सर्वे करवाने के लिए उन्होंने राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, ये उनके दो असिस्टेंट थे। इन दोनों को 1921 और 1922 के बीच में सिंधु घाटी क्षेत्र में भेजा गया और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक दो स्थान की खुदाई करके वहां से प्राप्त सील सिक्कों का बहुत बड़ी मात्रा में सील सिक्के मिले, जिसमें कुछ लिपि में लिखा हुआ और चित्र बना हुआ चित्रलिपि मिली। वो चित्रलिपि उस समय पढ़ी नहीं जा सकी थी, लेकिन बाद में 2002 के आसपास हमारे जो गोंड समाज के बहुत बड़े विद्वान थे, उनका देहावसान हो गया है, मोतीराम कंगाली जी। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम है डेसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इनटू गोंडी लैंग्वेज। उसमें स्पष्ट तरह मोतीराम कंगाली ने कहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सील सिक्के मिले हैं उसको केवल और केवल गोंडी भाषा में ही पढ़ा जा सकता है, दूसरी किसी भाषा में नहीं पढ़ा जा सकता है। तो मोतीराम कंगाली जो है भाषा विज्ञान के विद्वान रहे हैं और गोंडी के अलावा 4-6 भाषाओं की उनको अच्छी जानकारी थी और इसलिए उन्होंने उन सील सिक्कों को पढ़ने का जिम्मा उठाया और 2002 में उन्होंने किताब प्रकाशित की, जिसका किताब मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु लिपि का गोंडी में उद्वाचन, ये हिंदी अर्थ है, वास्तव में उसका डेसिफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इनटू गोंडी लैंग्वेज, ये उस किताब का नाम है। हिंदी में उसका उसी तरह का नाम है कि उद्वाचन शब्द है। उसमें जो सील सिक्के मिले, उस सील सिक्कों के मिलने से ये बात खुल करके आ गई कि पुरातत्व साक्ष्य एविडेंस, अगर आपको कोई बात कहनी है तो उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए। बिना एविडेंस के आप कोई बात कहेंगे तो वो बेसिर पर का बात रहेगा। तो वो एविडेंस उन्होंने हमारे लिए तैयार कर दी और उन्होंने प्रथम जो सील वहां से मोहनजोदड़ो में जो मिला था, उस सील को जब उन्होंने पढ़ करके उस पुस्तक के पहले पृष्ठ में सील को छापा है और छाप करके उसमें लिखा है कि उस सील में लिखा हुआ है कि आल कोया पारिपहंदी मुठवा पोयांग, ये गोंडी लैंग्वेज में उसका उद्वाचन किया। उस सील में जो भी लिखा हुआ है उसको गोंडी लैंग्वेज में उसमें पढ़ा कि आल कोया पारिपहंदी मुठवा पोयांग, तो उसका हिंदी अर्थ होता है ये हमारे गुरु मुखिया हैं और सिरमौरधारी है, सिंगमौर मुकुट जो पहने हैं वो सिंह का मुकुट अपने पर कवच रखे हुए सिर के ऊपर रखे हैं, उसको सिरमौर कहा जाता है। और उस गुरु मुखिया को उन्होंने सर्वप्रथम उस किताब में प्रकाशित करके
इस बात को प्रमाणित कर दिया कि और उन सिक्कों की जब कार्बन डेटिंग निकाली गई, मतलब इनका अवस्था जब निकाली गई, तो पता लगा कि ये कम से कम 8 या 10 हजार साल पुराने हैं। इसका मतलब है कि गोंडवाना समाज के लोग आज से 8 और 10 हजार साल पहले सिंधु नदी के किनारे बहुत बड़ी संख्या में फसलों का उत्पादन पैदावार किया करते थे। उसको डॉक्टर BH मेहता ने अपनी किताब द गोंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गोंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया को अध्ययन करने का क्या कारण है। उन्होंने अपने प्रीफेस में ये शब्द लिखा है कि गोंडों के संबंध में मेरा अध्ययन करने का मूल जो टारगेट जाता है वो ये है कि गोदावरी तट के पास रहने वाले गोंड्स एक काल विशेष में बढ़ते सिंधु घाटी की सभ्यता के जा करके इतनी जबरदस्त सभ्यता का निर्माण किया, इतने जबरदस्त शहर का निर्माण किया, वो अपने आप में उल्लेखनीय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये BH मेहता की किताब द गोंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में यह बात। और BH मेहता जो है 1906 में पैदा हुए और 1981 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपने शोध प्रबंध को लिखते समय प्रारंभ में ये बात लिखी है कि महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम में जब विश्राम कर रहे थे, विश्राम तब कर रहे थे जब वो नमक सत्याग्रह आंदोलन समाप्त हो गया था। ये अंग्रेजों के ज़माने में नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा निकाल करके नमक सत्याग्रह किया था और उसके बाद विश्राम कर रहे थे। विश्राम की मुद्रा में उनके पास पूरे देश भर से कम 50 ग्रेजुएट्स लोग आए थे। आकर के उन्होंने पूछा था कि बापूजी कहा करते थे महात्मा गांधी, बाबूजी अब ये काम तो निपट गया नमक सत्याग्रह का, अब हमको क्या काम करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने उनको कहा था कि अब तुम लोग पूरे सेंट्रल इंडिया में चले जाओ, सेंट्रल इंडिया में जा करके उस जाति विशेष के संबंध में अध्ययन करो जिन्होंने कृषि के जगत में क्रांतिकारी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसके कारण सिंधु घाटी की सभ्यता बढ़ी, भली, शहरों का निर्माण हुआ। वो सारे के सारे विद्वान वहाँ सेंट्रल इंडिया में तामिया क्षेत्र में, छिंदवाड़ा के पास तामिया क्षेत्र है, तामिया क्षेत्र में गोंडवाना के जो वो हैं क्या कहना चाहिए, गुरु मुखिया, उनका निवास स्थल है तामिया क्षेत्र। उस तामिया क्षेत्र में वो अध्ययन करने के लिए गए और वहाँ पर BH मेहता को अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष बना करके टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की मदद से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम स्थापित किया, जिसमें BH मेहता ने अपनी किताब को 2 खंडों में लिख करके बहुत बड़ा काम उन्होंने करके चले गए हैं। वह किताब 1984 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन वह 81 में डेथ हो गई, वह किताब 84 में प्रकाशित हुई, जबकि उस किताब की रचना वो सन 70 या 74 के आसपास 10 साल पहले कर चुके थे। उनकी पत्नी ने उस किताब में अपना उद्बोधन में वो लिखा है कि अगर उस सोसाइटी में, उस संस्था में SG देवगांवकर नाम के व्यक्ति डायरेक्टर नहीं हुए होते तो BH मेहता की यह किताब आज भी धूल खाती हुई पड़ी रहती, जो कि 10 साल से धूल खा रही थी। उस 10 साल पुरानी किताब को SG देवगांवकर, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस तामिया के डायरेक्टर बने, उन्होंने इस किताब को छपवा के प्रकाशित कराया और उनकी पत्नी ने, उनका नाम ताहिम मेहता था, उन्होंने लिखी है
कि उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस किताब को छाप दिया। और मेहता जी ने उन किताब के बारे में लिखा है कि ये गोंड ट्राइब्स में ऐसी कौन सी बात आ गई कि गोदावरी तट से लोग ऊपर की ओर बढ़ते 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 सिंधु घाटी की सभ्यता तक चले गए और जा करके वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़े शहर का विन्यास किया। और पाकिस्तान का जो वो है क्या बोलते हैं सर्वेयर जो है, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये क्षेत्र कम से कम 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन उसकी जो खुदाई हुई है मात्र 10% में एरिया में हुई है। 5 एकड़ के क्षेत्र में खुदाई हुई है और स्थानों पर खुदाई होगी तो न जाने और कितने रहस्य निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात वहाँ के डायरेक्टर ने कही थी। तो कुर्राम जी, आदिवासी वीरों और नायकों को मुख्य धारा के इतिहास में कितना सम्मान मिला है? देखिए, आप जो ये प्रश्न कर रहे हैं नारियों को और क्या क्या कहा? नहीं, आदिवासी वीरों और नायकों को। वीरों और नायकों को यह सब घटनाएं जो नायक लोग हैं या वीर लोग हैं उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि शब्द हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये जो वीर और नायक जो है आज़ादी प्राप्ति करने के लिए अगर इन्होंने संघर्ष किया और उस संघर्ष के दौरान इनकी अगर मृत्यु हो गई या ये शहीद हो गए, ये शहीद कहलाए। और शहीद कहलाए इसमें केवल एक गोंडवाना समाज या जनजाति समाज का ही स्थान नहीं है, इसमें अनेक लोग जुड़े हुए थे। उनके एक ये सहयोगी के रूप में उन लोगों ने बहुत अद्भुत कार्य किया और क्षेत्र विशेष में अच्छे अच्छे कार्य किए। जैसे कि रायपुर क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह का नाम लिया जाता है, उधर रांची में बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है, इधर बस्तर तरफ क्या गुंडा धुरिया क्या बोलते हैं ऐसा परलकोट से गुंडा धुरादी का नाम लिया जाता है। और भी बहुत ज़्यादा जानकारी उस तरह नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात ये है कि एक कंगाली दादा जो भाषा विज्ञान के विद्वान थे, उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि गोंड समाज की संस्कृति आज की नहीं है, आज से 10,000 साल पुरानी है। उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वो है क्या है, जो सील सिक्के हमको सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त हुए। लेकिन इससे आगे और मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी कर्नाटक गया था, कर्नाटक के सम्मेलन में गया था और मुझे वहाँ कोंकण प्रदेश के आदिवासियों का, विशेष करके गोंड समाज के आदिवासियों का से मेल मुलाकात करने का अवसर मिला। ये 2 साल पहले मैं गया था कर्नाटक में। तो वहाँ एक महत्वपूर्ण कड़ी गोंडवाना समाज के लिए मिली, वो ये थी, ये कोंकण जो नाम पड़ा है, कोंकण नाम का आशा है कोयाकन। अच्छा। कोयाकन मतलब गोंडवाना की आँख। अच्छा। समुद्र के किनारे अगर गोंडवाना की कोई आँख है, दैट इज कॉल्ड आज की तारीख में लाइट हाउस। लाइट हाउस जिसकी रोशनी को देख करके वो लोग समुद्री जहाज जैसे इंडिया में आते, जैसे वास्को डी गामा आया वैसा उन लोगों, तो वहाँ पर लाइट हाउस था, इसके कारण उस प्रदेश का नाम कोंकण पड़ा। कोंकण क्षेत्र में एक स्थान है कोई पेलोसी करके गांव, पेलोसी नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ तक पेलोसी गांव है, उस गांव में एक अद्भुत आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। अद्भुत आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मिला है कि 2 शेरों को एक व्यक्ति धकेलता हुआ खड़ा है। 2 शेरों को एक व्यक्ति दोनों हाथों से ढकेलता हुआ खड़ा हुआ है और उस चित्र का मिलान जब सिंधु घाटी सभ्यता के सील से किया गया कि ये क्या चीज है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सील मिला उसमें गोंडी में लिखा हुआ है हाटू प्यार द मुठवा पोयसार लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि कर्नाटक क्षेत्र में वो सील का मिलना जिसमें हाटू प्यार द मुठवा पोयसार मिलना और महाराष्ट्र के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो मुखिया थे आपटे साहब,
उन्होंने इसको खुद स्वीकार किया कि ये जो चित्र मिला है और इसके आसपास जो गुफाएं मिल रही हैं, उन गुफाओं का कार्बन डेटिंग निकाली गई। तो वो कार्बन डेटिंग ये बताती है कि ये कम से कम 50,000 साल पुरानी है। देखिए, कंगाली जी ने बताया 10,000 साल पुरानी, लेकिन आपटे महोदय जो कि खुद सर्वे ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र के प्रमुख हैं, आपटे जी, उन्होंने बताया कि ये चित्र जहां मिला है उसकी कार्बन डेटिंग कह रहे हैं कि 50,000 साल पुरानी। तो 50,000 साल पुरानी व्यवस्था के लिए हमारे पास सबूत क्या है गोंडवाना समाज में? तब हम गोंडवाना के सांस्कृतिक इतिहास में जाते हैं। तो आज से 50,000 साल पहले हमारा जो प्रथम शंभु था, शंभु का मतलब होता है संयुग, गोंडी शब्द है शंभु शब्द, संयुग भू, संयुग यानी 5 और भू यानी धरती, संयुग शंभु शेख, शेख यानी राजा, 5 खंड धरती का राजा, ये शब्द निकल करके आता है कि आज से 50,000 साल पहले हमारा प्रथम शंभु ही था, जिसका नाम था कोसोडुम। तो हम यहाँ पर ये डंके की चोट पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के तथ्य पर कह सकते हैं कि गोंडवाना समाज 10,000 नहीं, कम से कम 50,000 साल पुराना है। 50,000 का आशय कहने का मतलब यह है कि रामायण और महाभारत भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि रामायण और महाभारत 50,000 साल पहले नहीं थे, वो तो अभी तो हाल के निकले हुए। तो 50,000 कहने पर हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि गोंडवाना समाज आज से 50,000 साल पहले था। और मेहता के उस कथन को कि गोदावरी तट के रहने वाले लोग धीरे धीरे विकास करते हुए वहां तक चले गए, यानी 50,000 पहले गोंडवाना गोदावरी तट के आसपास पोखर प्रदेश में रहता था। ये सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? इतिहास के संबंध में गलतफहमी में गलत जानकारियां ही हो सकती हैं, और क्या कह सकते, कोई मतलब है न द्वेषवश गलत जानकारी दे दे। तो इतिहास के पन्ने में जो हमारा जो सबसे सूरवीर जो था, गढ़ा मंडला का राजा, जिसको हम शंकर शाह, रघुनाथ शाह कहते हैं, उनको अंग्रेजों ने किस तरह मारा, यानी तोप के मुंह में बांध दिया गया। और इतिहास का दस्तावेज कहता है कि जिस तोप में उनको बांधा गया था वो अंग्रेजों का था। तब राजा साहब ने बोला कि सुपरिटेंडेंट साहब, यह जो तोप आपकी नहीं चलेगी, मेहरबानी करके हमारी ही तोप लाइए। और कितना बड़ा दुर्भाग्य कि अपने ही हथियार से अपनी गर्दन काट लेना, कि उन राजाओं ने कहा कि हमारी तोप में हमारे बाप बेटों को बांध दीजिए। दोनों बाप बेटों को तोप में बांध दिया गया। जहां आज जबलपुर का एल्विन हॉस्पिटल जहां पर है, वहीं पर इन लोगों को, जो जेल के पास, इनको दोनों बाप बेटों को यानी कितना कष्टप्रद ढंग से इनको तोप के मुंह से उड़ा दिया गया। बाद में उनकी धर्म पत्नियों ने उनके शव को समेट कर एक मिट्टी का चबूतरा बना करके एक पीपल के पेड़ के पास रख दिया था। उसको भी उन्होंने कटवा दिया कि अब एक पीपल के पेड़ के पास लोग आने लग गए, ऐसा ढंग के। ऐसी बहुत से मतलब जानकारियाँ जो इतिहास में छुपी है, उसको वर्णन करने में अपने सुरक्षित रखने में क्या प्रभावी माध्यम है? देखिए, लेखन कला और कागज किताब तो सब 14वीं शताब्दी के बाद ही आया है ना। 14वीं शताब्दी के पहले आज के हमारे विद्वान लोग यही कहते थे, ये कहा करते थे, छाती टू छाती, छाती ब छाती, एक छाती से दूसरी छाती में मंत्र को ट्रांसफर करना, इस तरह का परिपाटी थी। तो वो तो जबानी रहता था, लिखित में तो रहता नहीं था। लिखित में जबानी रहता। एक विद्वान ने अपने मंत्र को अपने शिष्य को दे दिया, वो छाती ब छाती, एक छाती से दूसरी छाती में चला गया, वो इस तरह से वो चला गया। इस तरह इतिहास
क्रमशः चलते गया। ये बात और है कि वो लिपिबद्ध नहीं हुआ जी। और लिपिबद्ध रहा होगा तो नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों में रहा होगा, लेकिन वो भी जल गया बताते हैं। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का जलना एक यहाँ के जो मूल निवासियों के जो एक कहना चाहिए लिखित दस्तावेज थी, वो जलकर खाक हो गई और उसके कारण हम एक दस्तावेज के रूप में ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ पेश करने में सफल नहीं होते। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य, वहाँ गोंडवाना सबसे ऊपर है। जो गोंडवाना के जो 4 आधार स्तंभ है, भाषा, धर्म, संस्कृति और साहित्य, ये 4 चीज़ें हैं। तो भाषा में धीरे धीरे डूब रही है, धर्म भी बिखरते जा रहा है, संस्कृति भी बिखर, लेकिन साहित्य का जड़ पाताल तक गया हुआ है। पाताल तक जाने के कारण गोंडवाना समाज केवल एक पैर में आज तक खड़ा हुआ है, जिसको एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था, जिसका नाम है प्रोफेसर केकरी नारायण राव, जिन्होंने कर्नाटक में इंग्लिश में अपना प्रवचन दिया था, 45 मिनट तक धारा प्रवचन दिया था। और उन्होंने कहा कि गोंडवाना का जो साहित्य का जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का जो जड़ है पाताल तक है, इसलिए उसको कोई हिला नहीं सकता। भले ही उसकी भाषा मिट रही है, भले उसका साहित्य मिट रहा है, भले उसकी संस्कृति धर्म मिट रहा है, लेकिन उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जबरदस्त है, जीवित है, जो कि आपके पूरा अवशेष में सुरक्षित है। तो पारंपरिक ग्राम व्यवस्था और सामुदायिक जीवन की क्या भूमिका रही? भाई ये तो सभी आज़ादी के बाद की व्यवस्था की बातें कह रहा है और मैं आपको पुराने ज़माने तक ले जा रहा हूँ। ये ग्राम व्यवस्था पुराने, उसको हमारे गोंडवाना में नार गोटुल कहते हैं। ग्राम व्यवस्था को गाँव को नार कहा जाता है और नार की व्यवस्था का संचालन करने के लिए नार गोटुल हुआ करता था। नार गोटुल हुआ करता था और वहाँ का जो सिरदार या मुखिया बैठता था, वो बताता था भाई कि इस गोकुल के केवल 5 तत्व हैं, जो मुठुआ है, सगा है, तुम्हारे फड़ा पेन है और आपकी परंपराएं हैं और आपके सहयोगी हैं। ये 4-5 वस्तु यही महत्वपूर्ण है, यही बात बताया जाता था उसमें। तो वो गोटुल परंपरा भी बाद में खत्म हो गई। नार गोटुल तो खत्म हो गई। अब नार गोटुल में तो पंचायती राज, पंचायत की व्यवस्था और पंचायत का क्षेत्र अधिकार, यही सब है। पंचायत का जो क्षेत्र अधिकार है वही महत्वपूर्ण है। पंचायत के क्षेत्र में आपको किसी को प्रवेश नहीं करना है, किसी को ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसको अनुसूचित क्षेत्र कह दिया गया है कि इस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते, दूसरे आदमी नहीं जाएंगे, यहाँ केवल अनुसूचित जनजाति के लोग ही रहते हैं। जन्म और मृत्यु संस्कारों में कौन सी विशेषताएं हैं आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है? भाई संस्कृति की जो व्यवस्था है उसको गोंडी में टुंडा, मंडा और कुंडा कहा जाता है। टुंडा का अर्थ है कि मतलब जिसमें क्या कहना चाहिए 36 संस्कार कहते थे। अब मंडा का अर्थ है कि मड़वा गाड़ना, मंडा शादी करना, जन्म का शादी। और एक कुंडा मतलब कुंडा का अर्थ है मृत्यु संस्कार। इस तरह के ये 3 संस्कार है। इन्हीं 3 संस्कारों से समाज आज भी चल रहा है, चलता है जैसा भी है। ये बात और है, वो तो बहुत बड़े विद्वान जो केकरी नारायण राव प्रोफेसर थे, जिनको हिंदी नहीं बोलना आता था, उन्होंने 45 मिनट अंग्रेजी में जो भाषण दिया, मैंने उसको सुना, मैं दंग रह गया कि ये सारी संस्कृति भी नष्ट हो रही है, भाषा भी नष्ट हो रही है, साहित्य भी नहीं नकारात्मक है, लेकिन आपकी जो संस्कृति की जो एविडेंस है वो पाताल तक गया। ये इतनी बड़ी बात है। वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी से आए थे। तो कुर्राम साहब, क्या आदिवासी समाज में स्त्रियों की स्थिति मुख्य धारा समाज से अलग रही है? देखिए, हमारे यहाँ
मातृशक्ति और पितृशक्तियाँ दो शक्तियों को महत्वपूर्ण माना गया है। और जब घर में अगर किसी प्रकार की देवी देवता की आपकी स्थापना नहीं है तो माता और पिता के नाम से छोटी छोटी गुड़ी बना करके उसमें दिया जला लो, यही आपका सब कुछ है, ऐसी मान्यता है। और वो आज तक भी चल रहा है। धीरे धीरे वो तो पहले बताने खत्म होता जा रहा है, दूसरी चीज उसमें आते जा रहे हैं। दूसरा बर्थडे मना रहा है, हैप्पी बर्थडे, कहाँ पहले था हैप्पी बर्थडे वो आजकल वो शादी में वो डम्मा वाले बाजा शुरू हो गए। कहाँ बाजा कहते हैं बोला, ये बड़े बड़े डीजे शुरू, पहले कहाँ डीजे था। मृत्यु संस्कार में मैंने अपने गृह ग्राम कोरामटोलम में गया था, तो बेचारे नाचते हैं वहाँ पे, रोते नहीं है, नाचते हैं, उसका भी स्वागत करके उसको करते। अब आजकल तो सब बाजा बजा आता है। पारंपरिक न्याय व्यवस्था कितनी प्रभावित है? न्याय व्यवस्था के बात जो है, मैं बताया ना कि पहले गोटुल से संस्कारित जो हुआ करता था, जिसको नार गोटुल कहते हैं, वो व्यवस्था आज के तारीख में पंचायती राज व्यवस्था में आ गई है। और पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम सभा को बहुत बड़े पावर्स अनुसूचित क्षेत्रों में दे दिया गया है कि उनके द्वारा पारित आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ग्राम सभा का जो आदेश एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण आदेश माना जाता है। उसमें किसी के दखल अंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ढंग की बातें आती है। ठीक। तो खुर्रम साहब, आज आदिवासी समाज में कौन सी परंपराएं आज बची हुई है और कौन से समाप्त हो चुकी है? मैं पहले ही कहा कि जो 4 आधार स्तंभ थे उसको प्रोफेसर केकरी नारायण राव ने एक उदाहरण के रूप में बताया था। रेत की घड़ी, रेत की घड़ी की तरह आपका भाषा धर्म संस्कृति फिसलते जा रहा है। रेत की घड़ी की तरह उसको आप कैसे संभालोगे? ये नवयुवकों को आप कैसे संभालोगे? रेत की घड़ी की तरह फिसल गया है। ये तो केवल आपका जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, ऐतिहासिक जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, वही आपको संभाल के रखा है। बाकी 3 पैर तो रेत की घड़ी की तरफ फिसल रहा है, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया था। तो क्या आदिवासी संरचना भी आज कमजोर हो गई है? हाँ, निश्चित रूप से कमजोर हो गई है। 1941 में हम 32 लाख थे गौंड लोग पूरे इंडिया में। आज की स्थिति में, और उस समय कितने थे? 7 स्टेट थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, बीच मेहता कह रहा है कि 1941 की जनगणना हुई, उसमें हम लोग 32 लाख थे। आज और केवल 7 स्टेट थे। आज हम लोगों को कितने स्टेट में बांट दिया गया? कम से कम 28 से 30 स्टेट हो गए। तो आपने हम लोगों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े टुकड़े कर दिए तो वैसे ही हम कमजोर हो गए। अगर एक प्रदेश में छत्तीसगढ़ को अलग कर दीजिए, मध्य प्रदेश को अलग कर दिया, तो जनजाति समाज तो 2 टुकड़ों में बट गया। तो वो तो बीएच मेहता तो वही कह रहे थे कि आप इनको जनजाति बना करके वो कर दिया, जबकि यहाँ के मूल निवासी एबोरिजिनल लिखा है उसमें, ये यहाँ के एबोरिजिनल है, जिनको आज़ादी के बाद क्या कह दिया गया? ये शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब तो आपने बनाया ना, नाम को अधिसूचित किया। हाँ, वो तो यहाँ के पहले से रहते आ रहे हैं, जिसका मैं पहले उदाहरण दे चुका हूँ। जंगल और आदिवासी समाज के रिश्ते को आप कैसे देखते हैं, कैसे परिभाषित करेंगे? भाई, आदिवासी समाज जो है प्रकृति का पुजारी है जी। और प्रकृति के पुजारी होने का कारण क्या है कि उनके देवी देवता वृक्षों में रहते हैं जी। अब वृक्षों में रहते हैं तो वृक्ष आपको क्या देता है? ये सबसे महत्वपूर्ण, वृक्ष क्या देता है? वृक्ष आपको ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन आपको 5 मिनट नहीं मिलेगा तो पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसकी पूजा की जाती है। इसीलिए कहीं आपने ये भी सुना होगा कि वाल्मीकि क्या रखता था? मड़ा मड़ा रखता था, राम राम नहीं रखता था। मड़ा मतलब वृक्ष को रखना, मड़ा मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष, क्योंकि वृक्ष
से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या 15 मिनट जीवित रहेंगे। अपोजिट में फिर तुलसीदास ने राम राम कहने लग गए, तो वाल्मीकि उसको मड़ा मड़ा कहता था। तो ये बातें आती है। तो मड़ा शब्द इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रकृति के ये पुजारी थे, उनके देवी देवता भी वहीं वास करते थे और उनकी तमाम सांस्कृतिक क्रियाकलाप, उनकी जीवन जिंदगी सिर्फ इसी जंगल से सिमटी हुई थी, जंगल की जमीनों से सिमटी हुई थी। ये वो लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया करते थे, यहाँ से छोड़ करके वहाँ, वहाँ से छोड़ करके वहाँ। प्रोफेसर मेहतर ने कहा कि गोंड समाज का मैं अध्ययन इसलिए कर रहा हूँ कि ये गोदावरी तट के रहने वाले लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बढ़ाते 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 सिंधु घाटी की सभ्यता तक चले गए और उनको ग्रेनरी कहा है। ग्रेनरी मतलब अन्नदाता। अच्छा, ये पहला समाज है जो अन्न देने लगा। इतनी बड़ी मात्रा में अन्न दिया कि फारस की खाड़ी में हमारा गेहूं बिकने के लिए जाता था और फारस की खाड़ी की वर्तमान अवधारणा आदिवासी समाज के हितों के अनुरूप है। हाँ, देखिए आज के परिवेश में क्या है कि जैसी हवा चल रही है उसके विपरीत जाओगे तो आप नुकसान होगा, लेकिन जैसी हवा चले, बयार चले, वैसे पीठ कर लीजिए। ऐसी स्थिति है, जैसे जिस तरह की हवा चल रही थी उसके अनुरूप आप अपने को ढाल लीजिए, तभी आप सुरक्षित हैं। वो समय निकल गया जब आप बियाबान जंगलों में एक अकेले यहाँ से वहाँ तक घूमते रहे, कोई आपको कहने सुनने वाला नहीं। अब आज़ादी के बाद जंगल की एक लकड़ी काट के ले आओगे तो रेंजर, दफेदार या फॉरेस्ट गार्ड पहले बोले ये कहाँ चला है। वो चीज पहले नहीं थी, स्वतंत्र थे, उन्मुक्त वातावरण खुले। वयम रक्षामा नाम की किताब आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने लिखी, अगर आपने पढ़ी होगी तो पहला सेंटेंस वो लिखता है कि क्यों रे तो इस बियाबान जंगल में क्या कर रही है, तो मैं तो यहाँ पर नृत्य करने आई हूँ। ऐसा ढंग का आपने अगर वयम रक्षा में पढ़ा होगा तो 2-3 लाइन में ये वही शुरुआत होती है। तो साहब, ये विस्थापन का आदिवासी समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा है? विस्थापन योजनाओं के कारण ही होता है भाई। जैसे कि नर्मदा घाटी के वो तामिया जो बता रहा हूँ ना, मैं नाम पहले लिया तामिया, वो तामिया डूब गया बताते हैं। तामिया में जिस देवता के स्थल को डूब गया है वो डूब करके उसको बाहर निकाल ले। अभी पिछले साल मेरे कुछ साथी लोग तामिया गए थे, वो बताए कि वो तो अलग रख दिए हैं, जिसको हम गुरु मुखिया कहते हैं, वो तब पानी में बूढ़ गए। तो अब उसको क्या कहोगे, विनाश कहोगे कि विकास कहोगे? आपके देवता पानी में बुड़ गया, उसको क्या बोलोगे आप उसको? जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, हाल को या पारी मान दे मुठवा पोए, ये हमारा गुरु मुखिया है। कहाँ है? तामिया में। तामिया में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस लगा और फिर नर्मदा घाटी योजना आ गई विकास के साथ। नर्मदा घाटी योजना आई और वो लेडीज जो हड़ताल करती थी, क्या नाम है उसका? मेघा पाटकर। मत डुबाओ भाई, मत डुबाओ, बांध को नीचे करो, बढ़ाओ मत, ऐसे कहती थी। तो उन्हीं लोगों को लेके चलती थी, वही लोग कहते थे। अब वो डूब गया, डुबान में आ गया। तो मतलब ये है कि अब समय के धारा के साथ जैसी बयार चल रही है, बचाने में आदिवासी समुदाय की भूमिका को पर्याप्त मान्यता मिली है। जंगल बचाने का श्रेय जनजातियों को नहीं है। जनजाति जंगल के अलग विभाग ही है, जंगल विभाग है, वहाँ से मतलब डीएफओ, रेंजर, ये सब बने हुए हैं, वो जंगल के बचाने का काम उनका है। जनजातियों की सुविधा ये है कि अगर सिर पर बोझा बांध करके लकड़ी आप ले आते हो, जलाने के उपयोग कर सकते हो। ये एक प्रकार से मूल बोझा लकड़ी की छूट है। लेकिन आप कहोगे कि हर्रा तेंदू पत्ता भी तोड़ के घर ले आए, हर्रा भी तोड़ के ले आए, ऐसा नहीं है। वो तो सब फॉरेस्ट को जाता है, आप उसका अलग से व्यवसाय नहीं कर सकते, जो कि पहले नहीं था। और मूल रूप से पहले तो बाजार ही नहीं था। हाटुम पयार मुठवा पोसार जो पहला सेंटेंस पढ़ा, जो हाट बाजार की प्रमुख व्यवस्था का, तो पहले तो बाजार था ही नहीं, पहले तो बार्टर व्यवस्था था। आप एक कुम्हड़ा लेकर के आते हो, उसके बदले में कहते हो मैं
एक सेर चावल या एक चावल चाहिए, ये कुम्हड़ा आप रख लो, ये चावल मुझे दो, ये सिस्टम था। ये जहाँ ये वस्तु विनिमय प्रणाली जिसको बार्टर सिस्टम, वो सिस्टम था। वो तो जैसे जैसे विकास होता गया और कमर्शियल चीज़ें जहाँ शुरुआतें हुई, वहाँ फिर आदिवासी लोग फिर पीछे 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 सिमटते गए। उनकी एक अलग ही व्यवस्था हो गई। हमने सुना है कि किसी जमाने में नारायणपुर के आदिवासी राजनांदगांव नमक खरीदने आते थे, ऐसा सुना है। अब जमाना गुजर गया, कहाँ नारायणपुर है, कहाँ राजनांदगांव है। तो नमक वहाँ मिलता नहीं था, नारायणपुर यहाँ आते थे बेचारे नमक के लिए, और एवज में क्या दिए जाते थे, वो उसके बदले में 4 चिरौंजी या लाशा उसको ला कर दे देते थे, इसके बदले में नमक दे दो। ऐसा ढंग का एक्सचेंज कितना सफल मानते हैं? ऐसा ढंग का वन अधिकार कानून अपनी जगह ठीक है, उसका हम विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर वनवासियों को या जो जंगल में जो रह रहे हैं, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति से जिनका जीवन यापन चल रहा है, वहीं से मैया, लाख, चिरौंजी, हर्रा बहरा लाते हैं, ला करके आपको देते हैं, और उसको जैसा भी बेचारे तेंदू पत्ता तोड़ के लाते हैं, उनको मानदेय मिलता है। उसी मानदेय में वो मतलब अपने आप को संतुष्ट कर मानते हैं। ठीक है, शासन की नीति तो यही है कि मानदेय से आपको मिलेगा, उसके बदले में ये चीज़ दे दो। जो बार्टर सिस्टम खत्म हो गया है। आज चलिए आगे बोलिए। तो ये बताइए साहब, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है आज? देखिए, हमारे गुरु मुखिया जिसका नाम मैं ले रहा था, जिसको पहांदी पारिकुपाल लिंगो कहा जाता है, उन्होंने उनके जो क्रियाकलाप थे, उस क्रियाकलाप में इस बात का उन्होंने वर्णन किया है जिसको मुंजोक सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत कहा जाता है। उसके अंतर्गत ऐसा है कि गौंड समाज में गोत्रावली की रचना कर दी है। गोत्रावली की रचना कर दी है। 750 गोत्र हैं गौंड समाज में। 750 गोत्रावली की रचना कर दी है। तो 750 गोत्रावली में क्या कर दिया है, हर गोत्र को 3 टोटम दे दिए गए हैं। टोटम नाम सुने होंगे, टोटम जिनका ये टोटम है ऐसा ढंग का, और वो टोटम उनके सरनेम के अंदर ही छुपा हुआ है। तो उसको सरनेम को आप क्लासीफाई करोगे तो वो निकल आता है कि ये टोटम इनका है, ऐसा ढंग का निकल आता है। तो गुरु ने 3 टोटम दिए हैं, उनको आपको सुरक्षित करना है। ये उन्होंने सदियों पहले हम लोगों को ये पाठ पढ़ा दिया कि आप के गोत्र से संबंधित 3 वस्तुओं को आप पूजा पाठ करेंगे, उनको मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, उसको हनन नहीं करेंगे। तो पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से पहांदी पारिकुपाल लिंगो ने 750 गोत्र को 3 से भाग दो 2200 एक समय में 2200 की सुरक्षा हो रही है और 2200 को विनाश भी हो रहा है। ये प्रकृति के नियम है। कि प्रकृति के नियम में उसको बोरंडाय मोहंडाय बोलते हैं, जिसमें एक तरफ वो विनाश भी होता है, फिर उसका पुनर्जागरण भी होता है। इसी तरह का व्यवस्था है। तो मैं ये चाह रहा था इस प्रश्न में जी, आज की जो विकास का जो दौर जो चल रहा है, विकास की जो गति है जी जी, और पर्यावरण की जो स्थिति है, उस पर संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, क्या किया जाए? संतुलन कैसे बनाया जा सकता है कि भाई देखिए, जो पहांदी पारिकुपाल लिंगो ने जो 750 गोत्र वाले को बताया था ना, वो 750 गोत्र वाले के साथ में हर गोत्र समाज के साथ 12 जात के लोग भी जुड़े हुए थे। अभी जैसे कि मैं वलकनार गया था, वलक 4 साल में एक बार जहाँ मेला होता है इधर अंतागढ़ में, वहाँ गया था। तो वहाँ
एक व्यक्ति सिमर गांव बता रहे सेमर गांव, हिंदी में सेमर गांव कहते हैं, गोंडी में वलकनार कहते हैं। अच्छा। हाँ ऐसा है। तो वलकनार में वो लिखा था क्या, तो खाना प्रसाद यादव, और फिर ब्रैकेट में लिखा था नेताम। मैंने कहा तुम यादव हो और फिर नेताम भी लिख लिए। बोले नहीं, हमारे पुरखा लोग जो आपकी गोत्रावलियों के साथ इसी तरह से समावेश कर रहे। हम शादी विवाह तो अपने उसमें करेंगे ही, लेकिन जो चलन कटन प्रक्रिया रीति रिवाज परंपरा है वो आपके साथ मिलके यहाँ से हम चलेंगे, ऐसा बताया वो। तो मैं बड़ा आश्चर्य कि ये तो अद्भुत बात है। मैं ये मतलब ये तो प्राचीन काल की हमारी व्यवस्था है, इसको आज अपनाए हुए बहुत बड़ी बात है जी। ये अभी की पिछले साल, इसी साल की बात है, अभी तो अप्रैल मार्च अभी हुआ था, मार्च में हुआ था, फरवरी में हुआ था। तो कोर्राम साहब, आदिवासी समाज में शिक्षा की वर्तमान स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए भाई, शिक्षा की स्थिति के लिए आपको स्वयं ही उठ करके खड़े होना पड़ेगा। उसके बिना आपको शासन की ओर अगर जीरा डालने वाला काम कराओगे तो वो नहीं हो पाएगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा कि मैं एमए पास करने के बाद जब लोक सेवा आयोग की परीक्षा का फॉर्म भरा तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट होके आ गया, लिख के आ गया, योर नाथगांव तहसील इज नॉट नोटिफाइड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, यू हैव नॉट सबमिटेड योर फी, हेंस योर एप्लीकेशन रिजेक्टेड। तो मैं दंग रह गया, अरे नांदगांव नहीं थे तो हमको मालूम ही नहीं था। तो मैंने वही वो संदेश दे रहा हूँ, आप अपने आप में इतने सशक्त बनिए कि नहीं मैं जनरल से भी सेलेक्ट हो जाऊंगा। मैं जनरल में बैठा और सेलेक्ट हुआ, और बताता था, मैं उदाहरण बताता हूँ। मेरे साथ जो मेरे साथ एमए किया है जो लड़का ए के जैन भी मेरे साथ बैठा था, गोल्ड मेडलिस्ट था यूनिवर्सिटी का, वो फेल हो गया। सोचिए। तो साहब यहाँ पे तो आप अपने आप को इतना बढ़ा लो कि ऐसा लगे कि हमको आरक्षण की आवश्यकता नहीं, बिना आरक्षण के भी हम। ये तो राजनांदगांव, बालोद और रायपुर शहरी क्षेत्र है, वहाँ की आप बात कर रहे हैं। वो सब ठीक है। आप कह रहे हैं हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर एरिया, तो बस्तर एरिया आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो बस्तर एरिया ही पड़ेगी। बिना प्राथमिक शिक्षा के तो आप एक कदम नहीं चल। आप अब वो युग खत्म हो गया भाई, यानी पट्टी और पहाड़ा वाला किताब तो जमाना गया। अब तो मोबाइल, टीवी, इंटरनेट ये सब आ गया है। तो वो आपको तो प्राथमिक शिक्षा तो ग्रहण करनी पड़ेगी। अब ये बात ये है कि एकदम गरीब है तो कहाँ तक पढ़ेगा बेचारा, तो कहाँ तक पढ़ेगा, तो उसको जीवन यापन के लिए ये ले लो, ये बातें, ये योजना। कोर्राम साहब, क्या आदिवासी समाज आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है या उससे संघर्ष कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं पहले ही कह दिया था कि जैसी हवा चले, जैसी चले बिहार वैसी पीठ कर लीजिए। वही उसमें ही समाज का भला है, उसमें वो संघर्ष करने वाली स्थिति मैटर अब नहीं रहा है। आप जिस तरह की बयार चल रही है वैसी पीठ कर लीजिए, आप आराम से ही आगे बढ़ते चले। तो आदिवासी समाज विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? विकास अलग चीज है और सांस्कृतिक धरोहर को संतुलित करना अलग चीज है। दोनों अलग अलग चीज, अलग अलग बिंदु। विकास से आपका सांस्कृतिक पहचान खत्म नहीं होगी, विकास से आपकी सांस्कृतिक पहचान में एक नया फूल लग जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, आज से 200 साल पहले हमारी माताएं बहनें नाचते समय फूल नहीं लगाया करती थी, लेकिन अब विकास की गति में अब फूल खोपों में फूल भी लग गए। ये विकास आया है, नहीं तो खोपों में फूल नहीं लगा करी से पहले। आप अगर पुराने पत्रकारों जानते होंगे कि जब वो नाचते थे तो फूल नहीं लगाया करते थे, अब
फूल आ गया। चलो भी ये विकास की पहचान है। अच्छा, तो साहब क्या नई पीढ़ी अपनी भाषा और संस्कृति से दूर हो रही है? नई पीढ़ी भाषा और संस्कृति से दूर हो रही है। उसके समय में मैं पहले ही आपको कह चुका कि आपकी भाषा, धर्म, संस्कृति रेत की घड़ी की तरह सरक रही है जी। और ऐसी स्थिति में केवल एक पाए में खड़ा है समाज और उसको वो करना है तो समाज में समाज के जो मुखिया लोगों को ये गुणवना दर्शन ऐसी पत्रिका निकालते रहना चाहिए, जिससे मतलब कुछ लोग संपर्क में रहे जी। और उसका आदिवासी साहित्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आदिवासी साहित्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत है, आदिवासी साहित्य की सबसे बड़ी ताकत है कि आदिवासियों को एक कालखंड पर स्थापित करना, कालखंड विशेष में स्थापित करना, ये सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो कालखंड का जो कार्बन डेटिंग, जो सिंधु घाटी सभ्यता में कार्बन डेटिंग बोला, वो आपको 10,000 साल पुरानी खींच कर ले जाती है और कोकण की जो कार्बन डेटिंग है आपको 50,000 साल पुराती है। तो यही तो पुरातत्व तो साहित्य इतिहास है। ये इतिहास ही एक काइंड ऑफ साहित्य। ये इतिहास आपको इतनी बड़ी ताकत देता है कि आप इस देश में आज से 50,000 सालों से रह रहे हो। इससे बड़ी ताकत और क्या चाहिए? अब ये बात और है कि समाज आपको जनजाति मान लिया है, जबकि मेहता जी कहते हैं ये जनजाति नहीं है, अबॉरिजिनल है। ये यहाँ के बिल्कुल मतलब मूल निवासी हैं। इनकी अपनी इनकी अलग भाषा है, अलग संस्कृति है। आदिवासियों में साहित्य लेखन की रुचि 1980 के पहले तक कुछ भी नहीं थी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। 1980 के बाद दादा हीरा सिंह मरकाम जो है और मोतीराम कंगाली जी जो है इस भारत भूमि में, उनके कारण सुनेर सिंह ताराम जी आए, तब कहीं साहित्य मेला बाजार, हाट बाजार में दिखने लगा। अन्यथा 1980 के पहले जितने भी सभा सम्मेलन हुआ करते थे उसमें कोई साहित्य नहीं रहता था। और वही एकदम चेंज हो गया कि जब ये दो विद्वान लोग आकर के कुछ रचनाएं समाज के देने लग गए। ठीक है, यदि आने वाली पीढ़ियां ये इंटरव्यू देखें तो आप उन्हें आदिवासी समाज के बारे में कौन सी एक बात जरूर याद रखने योग्य बताएंगे या कहेंगे? इसको फिर से दोहराइए। यदि आने वाली पीढ़ियां इस इंटरव्यू को देखे, अच्छा इंटरव्यू को देखे, तो आप उन्हें आदिवासी समाज के बारे में कौन सी एक बात ऐसी बताएंगे जिसे वो जरूर देखें, याद करें? मैंने 2 उदाहरण आपको दिए हैं जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है और एक कोकण से संबंधित है। और उस लिपि में जो कुछ भी लिखा गया है उसको सिर्फ और सिर्फ गोंडी में पढ़ा जा सकता है। इसलिए आलको या पारी पहंदी मुठवा पोयान, ये हमारे गुरु मुखिया हैं जिन्होंने हमको गोत्र व्यवस्था दी। गोत्र व्यवस्था से हम चल रहे हैं। हाटुम प्यार द मुठवा पोसार, गोत्र व्यवस्था को किस तरह से आप वो करोगे, मतलब संचालन करोगे, वो हाटुम प्यार द मुठवा पोसार कहता है। तो गोत्र व्यवस्था के, ये दोनों बातों को ये जो इंटरव्यू देखने वाले जरूर याद रखें और भविष्य के बच्चे इसको याद रखेंगे, 2 बातों को, जिसमें समाज को एक नई ऊर्जा मिलती है, वो महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, ये थे गोंडवाना इतिहासकार भरतलाल ओराम जी। अभी हम उनसे आदिवासी समाज के संदर्भ में बहुत सारी बातों पर चर्चा कर रहे थे। आदिवासी समाज की कहानी केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि प्रकृति, सामुदायिक जीवन, संस्कृति और अस्तित्व की भी कहानी है। आज की इस चर्चा में हमने इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश की है। तो
कुर्राम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने जी। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा किए। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत तो धन्यवाद। दोस्तों, साइबर अपराधों से बचिए, दूसरों को भी बचाएं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहिए लोक असर। मैं हूं दरवेश आनंद। नमस्कार। सेवा 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 सेवा।